हेलो एवरीवन, वेलकम 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 वंस अगेन स्टूडेंट्स इन द लाइन कंसेप्ट। और कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे आप सभी और अपने अपने घरों में सेफ रहकर पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हमने बात कर ली थी आपसे पिछले वाले लेक्चर तक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में। वहां पर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी देखे और हमने देखा वहां पर कि किस तरह से हम लोग कंसेप्ट को समझते हुए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स, रिपीट कीजिए उन क्वेश्चंस को जो भी मैं आपको करवा रहा हूं। जब आप उनको रिपीट करेंगे तो आपका थोड़ा सा दिमाग चलेगा और थोड़ा सा जो बाकी बचा हुआ है वो तब चल जाएगा जब आप अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करेंगे, खुद से करने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपका करे बिना तो कुछ नहीं होने वाला, तो प्लीज ट्राई कीजिए, घर पे प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आज स्टूडेंट्स हमारा एक नया लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक एओडी का, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दैट मीन्स अवकलन के अनुप्रयोग का एक नया टॉपिक जिसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो इसके ऊपर बात करते हैं स्टूडेंट। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए एवरीवन, बात करते हैं हम आपसे आज टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में। इनको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? हिंदी के अंदर हम इसको कहते हैं स्पर्श रेखा एवं अभिलंब। ये चीज़ें आपने 11th क्लास में भी पढ़ी होगी, ठीक है। लेकिन अब जो बच्चे 11th के अंदर थोड़े से नहीं पढ़े तो उनके लिए हमें कंसेप्ट भी रिपीट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप जीरो भी हैं तो आज इस लेक्चर के अंदर आप सीख पाएंगे कि टेंजेंट और नॉर्मल का क्या कंसेप्ट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने 11th क्लास में क्या सीखा है पहले वो हम देख लेते हैं कि अगर मेरे पास में कोई कर्व है, कोई मेरे पास में भैया वक्र है जिसको हम लोग कर्व बोलते हैं, कोई भी कर्व है, अगर उस कर्व के किसी भी पॉइंट पर कोई लाइन पास होना है स्टूडेंट्स, उस कर्व के किसी भी पॉइंट पर, उस पॉइंट को मैं मान लेता हूं x1, y1, उस कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर कोई लाइन पास होकर जाए तो इसे हम लोग कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? टेंजेंट, यानी कि स्पर्श रेखा, ठीक है सर। और उसी पॉइंट पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन जाए, लाइक दिस, परपेंडिकुलर कोई लाइन जाए तो उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स नॉर्मल, यानी कि अभिलंब। समझे आप बात को? ये होती है टेंजेंट और नॉर्मल। दूसरी बात करते हैं, हमने एक चीज सीखी थी 11th क्लास में जिसका नाम है सर स्लोप, ठीक है। मैं रिपीट कर दूंगा आपके सामने अभी वापस से। स्लोप, इसको हम लोग एम से डिनोट करते थे और इसको हिंदी वाले बच्चे बोलते हैं ढाल। अच्छा, ये क्या होता है इसको समझिए स्टूडेंट्स। कोई भी लाइन अगर आपको दी हुई है ज्योमेट्रिकल सरफेस पर, कोई भी लाइन, तो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जो झुकाव बनाती है ना स्टूडेंट्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में जो झुकाव वो बनाती है उसको हम लोग उसका स्लोप कहते हैं। अगर आप उस झुकाव का tan ले लो तो, ठीक है। मैं लिखवा नहीं रहा हूं, आप लिख लीजिए कि किसी लाइन का इंक्लिनेशन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो क्या होता है स्टूडेंट्स? स्लोप होता है। tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप होता है, ठीक है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि कोई भी लाइन अगर मेरे पास में है तो उसका कुछ ना कुछ स्लोप तो अवश्य होगा, बिल्कुल स्टूडेंट्स होगा। तो वैसे ही क्या होता है कि यहाँ पर भी टेंजेंट का भी स्लोप होता है और यहाँ पर नॉर्मल का भी स्लोप होता है, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग बात करना चाहते हैं। चलिए देखिए मेरे साथ में, तो स्लोप देखिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ध्यान से देखते हुए चलिए। थ्योरी बड़ी आसान है और ये जो टॉपिक है ये जितना आसान है उतना हार्ड भी हो जाता है अगर ढंग से समझ में नहीं आता है तो हम बात करना चाहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में। ये रही मेरी टेंजेंट, इसके स्लोप को सपोज मैंने माना स्टूडेंट्स m1। क्या माना सर? m1 माना। और दूसरा जो नॉर्मल है इसके स्लोप को मैंने माना m2, मान लिया स्टूडेंट्स। तो देखिए हम बात कर रहे हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसको हम लोग डिनोट करते हैं बाय m1। कैसे निकलता है स्टूडेंट्स? अगर मेरे पास में कर्व की इक्वेशन है, सपोज मेरे पास में कर्व दिया हुआ है यहां पर y इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर हमारे पास में कोई भी कर्व की इक्वेशन दी हुई है तो आप उसके टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। उस कर्व की इक्वेशन का dy बाई डी एक्स कर दो। क्या कर दो? dy बाई डी एक्स कर दो। और जिस पॉइंट पर निकालना है ना वो पॉइंट उसमें
पुट कर दो, यानी कि x1 कोमा y1। समझ में आया स्टूडेंट्स? ध्यान से देखिए, अगर मुझे किसी कर्व पर, किसी पॉइंट पर टेंजेंट फाइंड करनी है तो उस कर्व की इक्वेशन का dy बाई डी एक्स कर दो और उसमें वो पॉइंट पुट कर दो, x की जगह पर x1 पॉइंट और y की जगह पर y1 पॉइंट। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको टेंजेंट मिल जाएगी उस कर्व के उस पॉइंट पर। समझे मेरी बात को? दूसरी बात करते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात करना चाहता हूं। मैंने आपसे कहा नॉर्मल क्या होता है? जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो हमने 11th क्लास में एक छोटी सी बात सीखी थी कि सर m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप में क्या रिलेशन होता है? m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। तो अगर मान लीजिए m2 जो कि नॉर्मल की स्लोप है और मैं निकालना चाहूँ इससे, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? m1 का वैल्यू तो है मेरे पास में dy अपॉन डी एक्स एट x1 कोमा y1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से m2 निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ -1 अपॉन dy अपॉन डी एक्स x1 कोमा y1। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो समझ में आया आपकी बात कि अगर मेरे पास में कोई कर्व दिया हुआ है तो मैं उसके टेंजेंट का स्लोप निकाल सकता हूं बाय दिस फॉर्मूला, और अगर मुझे नॉर्मल का स्लोप निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूं बाय दिस फॉर्मूला। चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब आप मेरी एक बात को समझिए, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, वो छोटी सी बात है और समझने लायक है कि जो भी मैं बोर्ड पर लिखता हूँ ना, जो भी मैं बोर्ड पर लिखता हूँ वो आपकी कॉपी में लिखना है आपको। ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, बहुत अच्छी बात है लिख लें। तो देखिए, कई बच्चे सोचते हैं कि ये चीज़ समझ में आ गई मेरे, मैं नहीं लिखूं। ये काम आप प्लीज़ मत कीजिए। जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको थ्योरी की ज़रूरत वहाँ पर पड़ेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो भी मैं लिखता हूँ ना, जो भी मतलब मैं अगर यहाँ पर छोटा सा डायग्राम भी बना रहा हूँ ना और उसको बाद में मिटा रहा हूँ, तो आप उसको भी गोला बनाकर लिख लीजिए। जब आप रिविजन करेंगे ना तो आपको मेरा लेक्चर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने माइंड में इमेजिन कर लेंगे कि सर ने यहाँ पर ये चीज़ बताई थी। समझ रहे? चलिए कम बैक टू द पॉइंट, हम बात करना चाहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैं आपको याद नहीं करवाऊंगा, डायरेक्टली आपको मैं बनाना सिखाऊंगा। देखिए कैसे। हमने 11th क्लास के अंदर स्टूडेंट्स एक चीज़ सीखी थी। क्या चीज़ सीखी थी? कि अगर कोई लाइन पास हो रही है किसी पॉइंट से, क्या भैया, कोई लाइन जो कि पास हो रही है किसी पॉइंट से, दिस पॉइंट x1 कोमा y1, और इस लाइन की जो स्लोप है ना वो है m1। ठीक है, तो हम इक्वेशन निकालना सीखे थे वहां पर, आपको याद है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड हैविंग द स्लोप इज m। हमने ये सीखा, m1 मान लेते। तो हमने वहां पर क्या सीखा था? इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x माइनस x1, यही तो हमने सीखा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जो लाइन होती है ना वो टेंजेंट ही होती है। तो अगर मैं इसको इस चीज से रिलेट कर दूं कि मेरे पास में कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स और इसके किसी पॉइंट से टेंजेंट जा रही है, जो कि पॉइंट का नाम है x1 कोमा y1 और इसकी टेंजेंट है m1, सॉरी इसका स्लोप है m1, तो क्या मैं कुछ गलत तो नहीं बोलूंगा? ठीक है, तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, इस कंसेप्ट को यूज करके अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x माइनस x1, लिख सकता है ना? लेकिन आपको अभी अभी मैंने बताया कि m1 क्या होती है? m1 तो इस कर्व का डिफरेंशिएशन करके हम निकालते हैं dy बाई डी एक्स एट x1 कोमा y1। तो क्या मैं इस m1 को यहाँ पुट कर सकता हूँ? तो यस, मैं पुट कर सकता हूँ y माइनस y1 dy बाई डी एक्स x1 कोमा y1 x माइनस x1। तो ये आ गई मेरे पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर दिस कंडीशन। समझे बात को? अब ये आप कहीं पर लिख लेना, ये छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपको 11th क्लास का बताया है, तो ये भी आपको लिखना है। ठीक है ना? मैं इसको रब कर रहा हूं भैया। अब देखते हैं दूसरी बात, ये इक्वेशन समझ में आया स्टूडेंट्स आपके? इसी डायग्राम में हम बात करेंगे। अगर मेरे पास में ये टेंजेंट है तो नॉर्मल भी यहीं से पास हो रही होगी कहीं ना कहीं।
ठीक है, इसका नाम है t, इसका नाम है n, और इसका जो स्लोप है ना स्टूडेंट्स वो होगा m2। समझ गए बात को। अब मैंने आपसे एक बात अभी बताई थी, एक बात अभी मैंने आपको बताई थी कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2 क्या होता है, -1 होता है। और इस वाले फॉर्मूले को यूज करके हमने m2 निकाल ली थी। क्या निकाली थी सर? m2 हमने निकाल ली 1/dy/dx एट x1, y1 हमने निकाल ली। ठीक है, मैं निकालना चाहता हूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना चाहता हूं। तो ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है ये पास हो रही है एक पॉइंट से और इसकी स्लोप क्या है, m2। पास हो रही है एक पॉइंट से और इसका स्लोप है m2। तो क्या यहां पर भी सेम इक्वेशन लगा सकता हूं मैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू, बस यहां पर m2 आ जाएगा, x माइनस x1। समझ में आया? तो m2 की जगह क्या रख दीजिए, m2 की जगह रख दीजिए आप ये वाली चीज। तो देखिए y माइनस y1 इज इक्वल टू 1/dy/dx एट x1, y1 x माइनस x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल स्टूडेंट्स एट द पॉइंट ऑफ x1, y1 ऑफ कर्व y इक्वल टू fx। समझ गए मेरी बात को? तो ये काम है स्टूडेंट्स, इतनी सी थ्योरी है। चलिए इस थ्योरी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए एवरीवन, ये क्वेश्चन है आपका बोर्ड पर और क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस एट 1, 1। देखिए मेरे पास में एक कर्व दिया हुआ है और उस कर्व पर एक पॉइंट है 1, 1, यानी कि मुझे x1, y1 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और इस पॉइंट पर मुझे टेंजेंट यानी कि t, और इसी पॉइंट पर मुझे नॉर्मल का वैल्यू यानी कि इक्वेशन मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका नाम हो गया सर n। ठीक है, इसका स्लोप मैंने अज्यूम कर लिया m1 और स्टूडेंट्स इसका स्लोप मैंने अज्यूम कर लिया m2। ठीक है, और मुझे दोनों की इक्वेशन यहां पर फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो काम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर सॉल्यूशन लिखते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेना है इसको हिंदी के अंदर कि वक्र ये पर 1,1 पर स्पर्श रेखा एवं अभिलंब की समीकरण ज्ञात कीजिए। मैं एक बार लिख ही देता हूं, वक्र x पावर 2/3, वक्र x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू 2 पर बिंदु 1, 1 पर स्पर्श रेखा एवं अभिलंब की समीकरण ज्ञात कीजिए। सवाल समझ में आ गया होगा आई होप। ये आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, मैंने अभी डायग्राम बना के आपको समझा दिया। देखिए एवरीवन, मुझे इस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा सॉल्यूशन और उसके बाद में मैं क्या निकालूंगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। सबसे पहला काम जो है ना भैया वो स्लोप ऑफ टेंजेंट का ही है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होती है, m1 होती है। कैसे निकाली जाती है, हमें dy/dx निकालना है किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर एट x1, y1 पर। ठीक है, क्या इक्वेशन है हमारे पास में, वक्र की इक्वेशन ये रही, कर्व इक्वेशन इज x की पावर 2/3 फिर y की पावर 2/3 इक्वल टू 2। आप इस इक्वेशन से निकालिए dy/dx। चलिए कैसे निकालते हैं, मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग ERENTIATION, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। पहले पावर का करेंगे तो 2/3 x पावर 2/3 -1 प्लस यहाँ पर भी पावर का किया 2/3 y 2/3 -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक काम भूल जाएंगे आप भी, क्या भूल जाएंगे सर y का किया है x के रेस्पेक्ट में, तो पावर का तो कर दिया, अब y का भी तो करेंगे ना सर, dy/dx इज इक्वल टू 0। ये मत भूल जाना सर। ठीक है, यहाँ से मैंने 2/3 को कॉमन ले लिया, क्या बचा भैया, यहाँ बचा x पावर -1/3 प्लस y पावर -1/3, दिस इज dy/dx अंडर ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। ये 0 चला जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, x पावर -1/3 प्लस y पावर -1/3 dy/dx इज इक्वल टू 0। इसके आगे का स्टेप स्टूडेंट्स आप यहाँ देखिए, बाय इम्प्लाइज साइन। देखिए आप इसको मैं उधर लेकर जाऊंगा तो ये बचेगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस का x पावर -1/3 एंड ये चला जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो y पावर -1/3। ठीक है, इस स्टेप के बाद में आप जस्ट यहाँ आगे ही देख लीजिए,
स्टूडेंट्स y की पावर -1/3 है, तो ऊपर ले जाऊंगा तो प्लस का 1/3 हो जाएगा, और x की पावर ऊपर की तरफ यानी कि न्यूमरेटर में माइनस का 1/3 है, इसको मैं नीचे ले आऊंगा। तो क्या मैं एट लास्ट ऐसे लिख सकता हूं dy/dx इज इक्वल टू, इसको तो मैं ले गया ऊपर, तो y/x की पावर होल पावर ही कर दी सर मैंने 1/3। ठीक है, हमें ये मिला dy/dx, बट हमें ये dy/dx चाहिए एट द पॉइंट ऑफ x1 y1। किस पर चाहिए? x1 y1 पर चाहिए। तो देखिए dy/dx इज इक्वल टू आएगा m1 एट x1 y1। यहां से मैंने निकाला, देखिएगा ध्यान से, माइनस की जगह माइनस, y की जगह पर y1 का वैल्यू यानी कि 1 अपॉन x की जगह पर भी x1, तो 1/1 की पावर 1/3। समझ में आया? इसके बाद देखिए m1 का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास में, देखिए m1 का वैल्यू यानी कि dy/dx एट x1 y1 मेरे पास में कितना आ गया, दैट इज 1/1 तो 1 हो गया, और 1 की पावर 1/3 1 ही हो गया, यहाँ आ गया -1। तो क्या आपके m1 समझ में आया क्या स्टूडेंट्स? मैंने m1 निकाला यहाँ पर। अब आप यहीं देखिए ताकि आप लोग रिलेट कर सके चीज़ों को। इसके बाद यहाँ देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है सर? ये होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा स्लोप यानी कि m1, और m1 क्या निकाला अभी अभी, dy/dx x1 y1, dy/dx एट x1 y1, ये मेरा फॉर्मूला ही है, एंड x माइनस x1। ठीक है, x1 y1 का वैल्यू हमारे पास में 1 1 है, रख दीजिए यहाँ पर, y माइनस 1 इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स इसका वैल्यू dy/dx एट x1 y1 -1, अब ये भी निकाला तो -1। ठीक है, x माइनस 1, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, y माइनस 1 इज इक्वल टू -x प्लस 1, सॉल्व करेंगे तो आएगा y प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो भैया बात समझ में आएगी आपके? इस तरह से हम लोग पहले स्लोप निकालेंगे और उसके बाद में उसका टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग निकाल लेंगे। अब क्या बचा? अब बच रहा है सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है हमें। तो चलिए देखिए मेरे साथ, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखिएगा मेरे साथ साथ ही। कैसे निकालते हैं भैया, कैसे निकालते हैं हम लोग, ये आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पर y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 आता है, x माइनस x1, ये आपको पता होना चाहिए इक्वेशन। जब तक पता नहीं है तब तक अपने पार नहीं पड़ेगी। m2 कैसे फाइंड करते हैं, देखिए आप m2 कैसे फाइंड करते हैं, मैं फाइंड करना ही सिखा देता हूँ डायरेक्टली। m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1, आप ये रिलेशन याद रख लो डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में m1 क्या आई थी, m1 आई थी -1। ठीक है सर, m1 आई थी -1, तो -1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1, ये कट गया इससे, तो यहाँ आ गया m2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें सिर्फ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में m2 का वैल्यू चेंज करना है सिर्फ, बाकी सब कुछ सेम रहेगा सर। समझ गए बात को? सिर्फ स्लोप चेंज करना है हमको। तो चलिए y माइनस y1 की जगह पर तो 1 आ गया, इज इक्वल टू m2 की जगह पर 1 x माइनस 1, समझे? तो यहाँ आ गया y माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1, 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, -1, और यहाँ आ जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हम लोग नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। समझ में आया आपके इक्वेशन से? मैं आपको चैप्टर के जो लेक्चर के लास्ट के अंदर आपको मैं क्वेश्चंस दे दूंगा करने के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए वहाँ से। चलिए आज का हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको 4 कंडीशंस बताने जा रहा हूँ। देर आर द 4 कंडीशंस बेसिकली, और ये 4 कंडीशंस डिपेंड करती है, देखते रहिए। ये 4 कंडीशंस अगर आपको पता है ना, तो आप क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझ पाएंगे। देखिए मेरे साथ में, अगर आपसे बोल दे क्वेश्चन कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बस इतनी बात आपको बोल दिया। तो देखिए आप, टेंजेंट आप समझिएगा, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ जाते हैं ना, तो आपको कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैंने बोला है टेंजेंट इज
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कि टेंजेंट कुछ इस टाइप से जा रही होगी, ठीक है, और कर्व कुछ इस टाइप से होगा सर, कर्व कुछ इस टाइप से होगा और पॉइंट कुछ x1 y1 होगा। तो अगर मेरी टेंजेंट जो है वो x एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो आप मुझे बताइए कि वो x एक्सिस के साथ में एंगल कितना बना रही है, 0 बना रही है। तो यहाँ पर जो थीटा बन रहा है वो बन रहा है 0। तो अगर मुझे इस थीटा के साथ में, मुझे इस थीटा को लेकर अगर मुझे टेंजेंट का स्लोप निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं ऐसे ही तो निकालूंगा। सपोज इसकी स्लोप है m1, हम m1 ही लेकर चल रहे हैं सब जगह पर, m1 इज इक्वल टू tan थीटा, जो हमने 11th क्लास में सीखा। और जैसे ही मैं थीटा का वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे m1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यानी कि स्टूडेंट्स अगर कोई टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना तो उसका टेंजेंट क्या होता है, 0 होता है स्टूडेंट्स। यानी कि उसका dy बाई डी एक्स एट x1 y1 उसका 0 होगा स्टूडेंट्स। समझ गए बात को, उसका 0 होगा। ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर ये टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो ये कुछ ऐसा होगा, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो देखिएगा, ये देखिए टेंजेंट मेरी ये रही और ये मेरा एक्स एक्सिस रहा और ये मेरा वाई एक्सिस हो गया सर, ठीक है। इसका नाम है सर टी नाम दे दिया और वही m1 मैंने यहाँ पर स्लोप ले ली है। ये अलग केस है, ये अलग केस है। तो अब ध्यान से देखिए आप, ये जो मेरी टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के साथ में एंगल कितना बना रही है, ये एंगल बना रही है 90 डिग्री का। तो यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू है ना वो है 90 डिग्री। तो अगर मुझे m1 का वैल्यू निकालना है बाय tan थीटा तो मैं क्या निकालूंगा, मैं m1 इज इक्वल टू निकालूंगा tan 90, और tan 90 होता है स्टूडेंट्स इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइन। तो अगर कोई टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है तो उसकी जो स्लोप होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, नॉट डिफाइन, यानी कि इनफाइनाइट होगी। तो कई जगह पर हमें ज़रूरत पड़ जाती है इनफाइनाइट की, तो वहाँ पर हम लोग, अगर मैं ऐसे कहूँ 1/0 लिख लो, तो क्या मैंने कुछ गलत कहा, मैंने गलत तो नहीं कहा। तो जहाँ हमें इनफाइनाइट की ज़रूरत पड़ेगी ऐसे केस में, वहाँ पर हम लोग इनफाइनाइट ना रखकर 1/0 पुट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे, ठीक है भैया। ये दूसरा केस हो गया। चलिए इसी तरह से हम लोग सेकंड केस, थर्ड केस लेते हैं। टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। देखिए सामने, अगर मेरे पास में ये एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास में वाई एक्सिस है, मैंने कहा पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी कि टेंजेंट कुछ इस टाइप से जा रही होगी। अब कुछ बच्चों का दिमाग चल गया कि सर ये तो यही वाली कंडीशन है। मैंने कहा हाँ सर बहुत अच्छी बात है, आपका दिमाग चल गया, आपका दिमाग चल गया, ये तो सेम कंडीशन है सर। देखिए पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो हमें वाई एक्सिस से मतलब ही नहीं है। हमारे पास में लैंग्वेज क्वेश्चन की कुछ भी हो सकती है, हमारा मतलब जो हमारा मकसद है वो मकसद सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है। तो आप देखिए भैया पैरेलल टू वाई एक्सिस तो है लेकिन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस तो है। आपको तो एक्स के साथ में रिलेशन देखना है, और जब एक्स के साथ में परपेंडिकुलर है तो इसकी स्लोप m1 की बात करूं वो कितनी आ जाएगी सर, वही इनफाइनाइट आ जाएगी। और इनफाइनाइट मतलब कि 1/0 आ जाएगी। तो क्या ये वाली और ये वाली सिचुएशन सेम हो गई, ये वाली और ये वाली सिचुएशन सेम ही है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट अगर आ जाए तो आप वहां पर ना अटके, इसलिए दोनों सिचुएशन मैंने आपको समझा दी है। सिमिलरली स्टूडेंट्स मैं आपसे बात करूं फोर्थ कंडीशन के बारे में कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर। ये रहा सर मेरे पास में एक्स एक्सिस, ये रहा मेरे पास में वाई एक्सिस। मैं बात कर रहा हूँ वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होने की, टेंजेंट के वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होने की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी स्लोप m1 मान ली। तो हमें रिलेशन किसके साथ देखना है, हमें तो x के साथ देखना है। x के साथ देखिए रिलेशन क्या है, x के साथ में इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो 0 है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। समझ पाए बात को। तो जहां पर थीटा इक्वल टू 0 होता है वहां पर टेंजेंट भी 0 होती है, ठीक है। तो यहां पर जो आपका m1 आएगा वो आएगा 0,
ठीक है, यानी कि dy बाई डी एक्स एट x1 कोमा y1 इज इक्वल टू 0। समझ गए क्या भैया बात को? तो मैं ये भी कह सकता हूं कि ये जो दोनों कंडीशंस हैं ये भी सेम है, ठीक है। तो बेसिकली बात करूं, दो ही कंडीशंस हैं और उन्हीं के दो पार्ट्स हैं कंक्लूजनली। चलिए बात करते हैं अब इसके ऊपर। अब आप इसको लिख लीजिए, हम इस पे क्वेश्चन करने की बात करते हैं। यस एवरीवन, नाउ लुक एट द बोर्ड। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एंड मेक इक्वल एंगल विद द बोथ एक्सिस। तो ये तो हो गया सर इंग्लिश मीडियम के लिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखिए एक बार, वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के लंबवत हो और दोनों अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। ठीक है, कोशिश करिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे की इंग्लिश में समझने की कोशिश करें, क्योंकि 12th क्लास के बाद में तो आपको इंग्लिश ही पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला काम यहाँ पर हम लोग करेंगे सॉल्यूशन और हल। ठीक है, अब देखिए बात को भैया, मेरे पास में यहाँ पर इन्होंने इक्वेशन फाइंड करने का क्वेश्चन मैंने आपको नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर आपके पास में स्लोप है, अगर आपके पास में पॉइंट है, तो आप इक्वेशन तो फाइंड कर सकते हैं, बच्चा कर सकता है। ठीक है, तो वही बात है भैया, वो तो बच्चों का काम है। अब हमारे पास में क्वेश्चन आया है कि हमारे पास में एक कर्व दिया हुआ है। देखिए मैं फर्स्ट कंडीशन ले रहा हूं यहाँ पर, फर्स्ट कंडीशन कि मेरे पास में एक कर्व दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया, ये मैंने वाई एक्सिस बनाया। ठीक है, मेरे पास में एक कर्व दिया हुआ है, मैंने एक रफ डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और इस कर्व के किसी पॉइंट पर, कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट पास हो रही है, कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट पास हो रही है और वो पॉइंट हमें नहीं दिया हुआ, वो मैंने मान लिया x1 y1। वो टेंजेंट स्टूडेंट्स जो पास हो रही है ना, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फर्स्ट केस ले रहा हूं, टेंजेंट is parallel to x axis। तो डायग्राम बनाने में सक्षम हुए आप? ठीक है, तो आप मुझे बताइए, जब टेंजेंट मेरी एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो क्या होता है? वहां पर हमारा जो m1 होता है ना स्टूडेंट्स, यानी कि इसकी स्लोप वो 0 होती है भैया। समझ गए ना इतनी बात आप? जैसे ही हमें ये थ्योरी पता लगी, हमें पता लग गया कि m1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए देखिए इसके आगे की बात। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। आपको पता है अगर मैं कर्व की इक्वेशन की डिफरेंशिएशन कर दूं और उसमें पॉइंट पुट कर दूं तो भी मुझे इक्वेशन ऑफ मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा ना। तो निकालिए आप यहां पर, आप सबसे पहले तो ये लिखिए कि बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, hence m1, या मैं कह सकता हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट m1 इज इक्वल टू 0 एंड m1 का वैल्यू आ गया 0 एंड मैं इस कर्व से भी तो टेंजेंट की स्लोप निकाल सकता हूं। एंड वी नो दैट इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए स्टूडेंट्स। तो एंड वी नो दैट m1 इज इक्वल टू होता क्या है, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 कोमा y1 होता ये है। तो निकालते हैं सर, निकालिए। हम निकालते हैं dy बाई डी एक्स, किस इक्वेशन का? इस इक्वेशन का। तो यहां लिख रहा हूं मैं इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है भैया, देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैं बोलूंगा डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, और मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूं। देखिए यहां देखिए आप इसके नीचे, दिस इज 2x प्लस 2y dy अपॉन डी एक्स माइनस, यहाँ 2x का हो जाएगा 2 और माइनस 3 का हो जाएगा 0, दैट इज इक्वल टू 0। समझ में आया? और यहां से मैंने dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाला। देखिए 2 को तो लेकर कॉमन उधर भेज दिया सर। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, उधर चला जाएगा +1
प्लस 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गया dy बाय डी एक्स का। आप dy बाय डी एक्स को रोक लीजिए, बाकी सबको उधर भेज दीजिए, तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए dy बाय डी एक्स एट x1 y1। मुझे तो x1 y1 पर चाहिए, तो यहाँ पर यहाँ रख दीजिए x1, यहाँ रख दीजिए y1, तो 1 माइनस x1 डिवाइडेड बाय y1। और इसको मैंने कर दिया सर डब्बे में बंद, इसको मैंने कर दिया डब्बे में बंद। समझ में आया आपके? अब भैया ये भी हमारी m1 है, ये भी हमारी m1 है। आपको पता है ना, जब हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं इस पर x1 y1 पर, तो ये भी हमारी m1 है और m1 का वैल्यू 0 भी है। ये भी हमारी m1 है और m1 का वैल्यू 0 भी है। तो क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये जो 0 है वो इस टर्म के इक्वल होगा? कह सकता हूं ना यहाँ पर? तो मैं यहाँ कह सकता हूँ 1 माइनस x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से स्टूडेंट्स मुझे मिल जाएगा x1 का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1। y1 तो चला गया 0 की तरफ, मुझे x1 का वैल्यू मिल गया 1। पुट इन द कर्व इक्वेशन, किसमें? पुट इन द कर्व इक्वेशन, जो कर्व की इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे, देखिएगा। ठीक है, इसके आगे देखिए आप, पुट इन कर्व इक्वेशन, और मैं पुट कर रहा हूं कर्व की इक्वेशन के अंदर। ठीक है, क्योंकि मेरे पास में इक्वेशन कर्व की है तो कर्व में ही पुट करूंगा मैं। ठीक है, चलिए देखिए मेरे साथ साथ कर्व की इक्वेशन क्या है। ये रही मेरे पास में कर्व की इक्वेशन। देखिए वहां से यहां आ चुका हूं मैं, देखिएगा। यस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है साहब कर्व की इक्वेशन। तो यहां पर आप पुट कर दीजिए x1 का वैल्यू। जैसे ही मैंने यहां पर x का वैल्यू पुट करा, क्योंकि x1 माना था मैंने पॉइंट पर, तो x1 मतलब कि x की जगह पर मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो अगर मैं बोलूं x1 स्क्वायर या फिर y1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तब भी कोई गलत नहीं होगा। x1 का वैल्यू पुट कीजिए 1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और यहां से देखिए स्टूडेंट्स 1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एवरीवन माइनस 5 प्लस 1, तो माइनस का 4 हो जाएगा। y1 स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एंड 4 उस साइड चला जाएगा, तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एंड स्टूडेंट्स y1 इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 2। समझ गए? तो यहां देखिए इसके आगे का, हैंस द पॉइंट्स ऑन द कर्व। 2 पॉइंट्स आपके पास में आए, पहला पॉइंट को मैं P मान लेता हूं, दूसरे पॉइंट को मैं Q मान लेता हूं। जो पहला पॉइंट आया है उसमें x1 y1 की बात करूं, भैया हम x1 y1 ही तो माने थे पॉइंट को, x1 y1। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमारे पास में आए, पहला है 1 कोमा प्लस का 2, ठीक है, और दूसरा है 1 कोमा माइनस का 2। तो यस एवरीवन, हमारे पास में 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। यह हमने सिर्फ फर्स्ट केस की बात करी। चलिए इसी तरह से हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड केस के बारे में। तो एवरीवन हमारे पास में हमारा नेक्स्ट जो केस है वो है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो एक बार हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम में एक बार देखिए मेरे साथ साथ क्या कहना चाह रहे हैं कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो ये एक्सिस रहा और ये रही टेंजेंट। ठीक है, ये परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, दैट मीन्स हमें पता है कि भैया m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 इसका टेंजेंट है और m1 क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। दैट मीन्स m1 का वैल्यू मैं 1/0 रख सकता हूँ। ये बात अभी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है और मैं बता चुका हूँ कि कैसे आया है। ठीक है भाई, इतनी बात हो गई। तो कर्व कैसा है? कर्व कुछ इस टाइप से है भैया। कर्व ऐसे जा रहा होगा, उसका ये जो पॉइंट है x1, y1 है। समझ गए बात को? तो स्टूडेंट्स हमारे पास में m1 ऑलरेडी दिया हुआ है। हम बोलेंगे यहाँ पर बिकॉज ऑफ m1 इज इक्वल टू 1/0। तो ऐसे लिख लीजिए आप यहाँ पर कि सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, सो m1 इज इक्वल टू, या फिर मैं बोल सकता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट
स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू m1 जो मुझे दिया हुआ है वो है 1/0 या फिर इनफाइनाइट नहीं लिखेंगे, 1/0 लिखेंगे, ठीक है। बट वी नो दैट, या फिर एंड लिख लीजिए, एंड वी नो दैट हम जानते हैं भैया, हम क्या जानते हैं कि जो कर्व की इक्वेशन जो हमें दी हुई है x² + y² माइनस ऑफ 2x - 3 = 0, हम ये भी जानते हैं कि m1 हम कैसे निकाल सकते हैं, हम m1 निकाल सकते हैं dy/dx एट x1, y1 से भी हम लोग वहाँ पर निकाल सकते हैं। और हमें पता है स्टूडेंट्स कि हम डायरेक्टली निकाल रखे हैं पहले से dy/dx, m1 का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल रखे हैं, हमारे पास में है 1 - x और यहाँ पर y। अगर मैं x1 y1 पर निकालना चाहूँ तो यहाँ हो गया x1, यहाँ हो गया y1। ये कहाँ से लाया, ये केस नंबर 1 से लेकर आया हूँ मैं, ठीक है, हमें ये पता है। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो मैं बोलूँगा बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 इन दोनों को इक्वल कर दीजिए सर, ये भी m1 है और ये भी m1 है। देखिए 1 - x1 डिवाइडेड बाय y1 = 1/0। क्या आपको यहाँ तक बात समझ में आई? और जैसे ही मैंने ये काम किया, इस 0 को इधर मल्टीप्लाई करो, y1 को इधर मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही मुझे मिला 0 = y1, या मैं कह सकता हूँ y1 = 0। पुट इन कर्व इक्वेशन, और मैंने किस में पुट कर दिया सर, मैंने कर्व इक्वेशन में पुट कर दिया। ये रहा कर्व इक्वेशन, x1², कर्व की इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहा हूं इस पॉइंट के लिए, x1 y1 के लिए, ऐसे आप कर सकते हैं, x1² + y1² - 2x1 - 3 = 0। ये वाली टर्म 0 पुट कर दिया, 0² - 2x1 - 3 = 0, और यहाँ हो जाएगा x1²। और स्टूडेंट्स मेरे पास में यहाँ पर आ गया x1² - 2x1 - 3 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है, और मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। देखिएगा कैसे सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, यस 2 1 = 2, ये और 3 1 = 3, यस -3x1 + 1x1 - 3 = 0। समझे? यहाँ से मैं x1 कॉमन ले लेता हूँ तो x1 - 3 प्लस यहाँ से मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ x1 - 3 = 0। तो x1 = आ जाएगा 3 एंड x1 = एक और आ जाएगा मेरे पास में -1। तो हमारे पास में यहाँ पर 2 वैल्यूज आ चुकी है x1 की। तो पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे एवरीवन? पॉइंट्स एक को मैं p मान लेता हूँ x1 y1 की फॉर्म के अंदर, तो x1 हो जाएगा 3, y की वैल्यू 0, यहाँ से 3, 0 एंड q अगर बात करूँ आपसे तो -1, 0। समझ में आया एवरीवन? तो इस तरह से आप यहाँ पर पॉइंट्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हमारा तीसरा केस हम लोग देखते हैं। तीसरा केस हमें क्या कह रहा है, देखिए टेंजेंट मेक्स इक्वल एंगल विद द बोथ एक्सिस। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं, हमारा जो डायग्राम बनेगा अब देखिए आपके समझ में आएगा। इक्वल एंगल का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि वो आपकी जो टेंजेंट है ना वो कुछ इस टाइप से जा रही है कि एक्स एक्सिस के साथ में भी उतना ही एंगल बन रहा है जितना कि वाई के साथ में बन रहा है, इस टाइप से वो जा रही है आपकी। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भैया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और परपेंडिकुलर होंगे और एक लाइन बीच में से जा रही है, यानी कि बीच में से जा रही है, जितना एंगल इसके साथ है उतना ही एंगल इसके साथ है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इसके साथ में भी π/4 का एंगल फॉर्म कर रही है और इसके साथ में भी π/4 का एंगल फॉर्म कर रही है। तो हमारी टेंजेंट कुछ इस टाइप से जा रही है। इसकी स्लोप मैंने मान ली m1, ठीक है, और इसका कर्व आप कैसे भी मान सकते हैं जैसा आपकी मर्जी करे, ठीक है, कर्व आप कैसा भी मान सकते हैं जैसा आपकी मर्जी करे। तो ये मैंने कर्व मान लिया सर, ठीक है। ये पॉइंट हो गया x1, y1। समझ गए बात को? आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताइए, मैं बोलूँगा कि टेंजेंट फॉर्म्स थीटा इज इक्वल टू π/4 विद पॉजिटिव x एक्सिस, x एक्सिस के साथ में एंगल फॉर्म कर रही है π/4। तो जब मेरा थीटा π/4 है तो क्या मैं यहाँ से m1 निकाल सकता हूँ? m1 होता है tan थीटा, और निकालूंगा मैं tan π/4
4, तो m1 का वैल्यू आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 आ गया, m1 का वैल्यू आ गया 1 आ गया। एंड ऑल्सो एंड वी नो दैट, हम जानते हैं सर कि जो m1 होता है वो होता है dy/dx एट x1 y1 पर, और हमें पता है ये क्या चीज़ है, ये है हमारे पास में, ये है हमारे पास में 1 माइनस x1 डिवाइडेड बाय y1। समझ में आता है? दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो मैं यहाँ कहूँगा बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से मैं क्या करूँगा, इस वाले को इसके इक्वल कर दूंगा, तो 1 माइनस x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू 1। समझ गए? तो यहाँ से एवरीवन मुझे वैल्यू मिलेगा 1 माइनस x1 इज इक्वल टू y1। तो यहाँ से मुझे बेसिकली वैल्यू क्या मिल गया, यहाँ से मुझे y1 का वैल्यू मिल गया, या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से मुझे x1 का वैल्यू मिल गया। क्या आ गया? 1 माइनस y1, 1 माइनस y1, इस तरह का मुझे वैल्यू यहाँ पर मिल गया। तो मैं यहाँ पर y1 का जो वैल्यू है वो उठाकर रख रहा हूँ कर्व इक्वेशन में, पुट इन कर्व इक्वेशन। और कर्व इक्वेशन क्या है सर? ये रही कर्व इक्वेशन, मैंने लिखी थी यहाँ पर, लिख लीजिए कर्व की इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये रही। तो यहाँ पर मैं y1 का वैल्यू उठाकर रख रहा हूँ, देखिए x1 यहाँ पर x1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर y1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस x1 का एवरीवन। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, x1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x1 a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस x1 का स्क्वायर प्लस भैया 2x1 यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस का 2x1, तो माइनस का 2x1 हो जाएगा एंड माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x1 स्क्वायर माइनस का 4x1 माइनस 3 प्लस 1 मतलब कि माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 को कॉमन लेकर 0 कर दिया, क्या बन जाएगा? x1 स्क्वायर माइनस 2x1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और इसका जब हम लोग सॉल्व करके आंसर निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो मुझे x1 का क्या वैल्यू मिलेगा मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको, आप श्रीधराचार्य मेथड लगाइए, ठीक है, उससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। यस, हमारे पास में आंसर आएगा स्टूडेंट्स x का 1 प्लस माइनस √2। किसी को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी आती है कमेंट कर सकता है, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, घबराए नहीं बिल्कुल भी। x1 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट में 2 हो गया, और इसी तरह से मैं y1 का वैल्यू निकालना चाहूँ तो आएगा माइनस प्लस √2। ठीक है एवरीवन, तो पॉइंट्स क्या क्या आ गए मेरे पास में, पॉइंट्स p x1 y1 की फॉर्म में, और q अगर मैं बात करूँ तो यह आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट तो मेरे पास आ जाएगा p 1 प्लस √2 कोमा माइनस का √2, एंड दूसरा आ जाएगा 1 माइनस √2 कोमा प्लस का √2। तो ये 2 पॉइंट्स स्टूडेंट्स मेरे पास में आ जाएंगे, ठीक है। तो आज हमने ये 2 क्वेश्चंस करे, इनकी प्रैक्टिस आप प्लीज़ करिए। और स्टूडेंट्स देखिए बोर्ड पर, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, इन क्वेश्चंस को करिए पहले तो सॉल्व को, और उसके बाद में आप अनसॉल्व भी करने का ट्राई कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। आज हमने बिल्कुल बेसिक यहाँ पर पढ़ा है, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स, और बात करेंगे आपसे इसी टॉपिक के थोड़ा सा आगे के बारे में, और 2-3 चीज़ें कंसेप्ट देखेंगे और उस पर क्वेश्चंस भी करेंगे स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही है, खुश रहिए, अपने घरों में रहकर पढ़ाई करिए स्टूडेंट्स। आज के लिए ऑल द बेस्ट।